अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। इसका बेयर एक्ट जो है वो पढ़ना हर बंदे के लिए इतना इजी नहीं होता, बिलखुसूस जिसका लॉ का बैकग्राउंड नहीं है। सो मैंने इसके कुछ नोट्स बनाए थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के, वो आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले भी हो रहे होंगे। आप उसे भी कंसल्ट करें, साथ मैं आपको गाइड भी करता हूँ। इंशाल्लाह आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लॉ स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, आपके लिए वीडियो लेक्चर बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 जो पाकिस्तान बनने से पहले आया था और इसे पास किया था इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, और पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो उसे मैन इसी तरीके से जो है पाकिस्तान के अंदर भी नाफिज कर दिया गया। ये जो एक्ट है इसके टोटल 16 सेक्शन हैं, और मज़ीद आपको मैं बताता चलूँ, इस ऑफेंस के अंदर बेसिकली आपके पास दो किस्म की पनिशमेंट हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल। वो ऑफेंसेस जिनकी सज़ा 2-3 साल तक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक है, वो ऑफेंसेस आपके बेलेबल हैं। और वो ऑफेंसेस जिनकी सज़ा 3 साल से ज़्यादा है, मैक्सिमम पनिशमेंट इसके अंदर जो है ना वो 14 ईयर तक है, तो वो जो है वो नॉन बेलेबल हैं। ठीक है। और इसकी जो इन्फोर्समेंट की डेट है वो 2 अप्रैल 1923 है। तब से लेकर अभी तक इसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं आई थी, बैन इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर चल रहा था। 2023 के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर पाकिस्तान के अंदर कुछ अमेंडमेंट की गई, वो आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा। 6 अगस्त 2023 को सेनेट में हुई, 7 अगस्त 2023 को नेशनल असेंबली से बिल पास हुआ और इसके अंदर प्रॉपर तौर पर अमेंडमेंट हो गई। सो स्टार्ट करते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अगर एक्सटेंड की बात करें तो ये पूरे पाकिस्तान पर अप्लाई होता है, और उस बंदे पर भी अप्लाई होता है जो कि गवर्नमेंट सर्विस के अंदर है, वो चाहे पाकिस्तान के अंदर है या गवर्नमेंट सर्विस के अंदर रहते हुए पाकिस्तान से बाहर है, वेयर एवर दे में भी, तो ये हर उस शख्स पर अप्लाई होता है। ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 2 की बात करते हैं। हर एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 2 मोस्टली डील करता है डेफिनेशन क्लॉज के साथ। सो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर भी डेफिनेशंस ही हैं। सो इसकी डेफिनेशन की मैं बात करता चलूँ तो एनी प्लेस बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट वेदर द प्लेस इज और इज नॉट वेस्टेड इन गवर्नमेंट, कोई भी जगह जो कि गवर्नमेंट की है या फिर गवर्नमेंट की नहीं है लेकिन गवर्नमेंट वहाँ पर कोई ऑपरेशंस कर रही है या वहाँ पर कोई टास्क परफॉर्म कर रही है, तो ये उन जगह पर अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि वो वेस्टेड इन गवर्नमेंट है। इसके बाद इस एक्ट के अंदर एक्सप्रेशंस का अल्फाज जहाँ भी इस्तेमाल होगा उससे मुराद कम्युनिकेशन भी हो सकती है, स्केच भी हो सकता है, कोई प्लान भी हो सकता है, मॉडल भी हो सकता है, नोट भी हो सकता है, आर्टिकल भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक्सप्रेस कर रही है तो वो एक्सप्रेशन की टर्म के अंदर आएगी। इसके बाद इस एक्ट के अंदर किसी जगह पर भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का अल्फाज इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब फेडरल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट सेक्शन नंबर 3 डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट को, कि इस एक्ट के तहत डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है। डॉक्यूमेंट कोई भी रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है। ये तमाम किस्म के जो दौरे हाजिर की चीज़ें हैं जो कि आपको कोई एविडेंस प्रोवाइड कर रही होती हैं, वो डॉक्यूमेंट की टर्म के अंदर आएंगी। इसके बाद इस एक्ट में जिस जगह पर भी इंटेलिजेंस एजेंसी का अल्फाज इस्तेमाल होगा उससे मुराद आईएसआई यानी कि इंटर सर्विसेज एजेंसी या फिर आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो होगा। और इसके बाद अगर इस एक्ट के अंदर किसी भी जगह पर मॉडल का अल्फाज इस्तेमाल होगा तो उससे मुराद कोई डिज़ाइन हो सकता है, कोई पैटर्न हो सकता है, वो तमाम चीज़ें इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के नीचे आएंगी। म्यूनिशन ऑफ वार मतलब ये है कि जंग के दौरान कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है, वो मुकम्मल तौर पर हो सकती है या उसका कोई पार्ट हो सकता है। शिप हो सकती है, एयरक्राफ्ट हो सकता है, टैंक हो सकता है, व्हीकल हो सकती है, कोई इंजन्स हो सकते हैं, आर्म्स हो सकती हैं, एम्यूनिशन हो सकती हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें जहाँ पर भी इस्तेमाल होंगी तो ये म्यूनिशन ऑफ वार के अंदर आएंगी।
ऑफिस अंडर गवर्नमेंट की बात करें अगर, एनी ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट इन और अंडर एनी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, अगर किसी जगह पर भी ऑफिस अंडर गवर्नमेंट की बात आएगी तो कोई भी ऑफिस वो गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के नीचे या गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय होल्ड कर रहा है तो वो ऑफिस इन गवर्नमेंट के नीचे आएगा। इस एक्ट के अंदर जिस जगह पर भी फोटोग्राफ का मतलब फोटोग्राफ का वर्ड यूज होगा तो उससे मतलब होगा अनडेवलप्ड फिल्म या फिर प्लेट। सेक्शन नंबर 9 जो है वो प्रोहिबिटेड प्लेस के बारे में बताता है। तो प्रोहिबिटेड प्लेस कौन कौन सी होंगी? सीधी सी बात है, मैंने शुरू में आपको बता दिया, वो प्लेसेस जो बिलोंग करती हैं गवर्नमेंट से या फिर वो गवर्नमेंट वहाँ पर कोई एक्टिविटी या टास्क परफॉर्म कर रही है। जैसे मिसाल के तौर पर वो कोई मिलिट्री प्लेस हो सकती है, कोई फैक्ट्री ऑफ आर्म्स हो सकती है, कोई ऑयल की हो सकती है, मिनरल्स हो सकते हैं, सिग्नल स्टेशन हो सकते हैं, गवर्नमेंट के स्केचेस हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी जगह जैसे गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गजट के अंदर डिक्लेयर कर दिया है कि दिस प्लेस इज प्रोहिबिटेड, तो वो जो है आपकी प्रोहिबिटेड प्लेस कहलाएगी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत। इसके बाद सेक्शन नंबर 8A जो कि अमेंडमेंट के बाद अभी आया है, एनिमी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। एनिमी कौन हो सकता है इस एक्ट के पर्पस के लिए? एनी पर्सन हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटेंशनली वर्किंग फॉर और इंगेज विद द फॉरेन पावर, कोई भी शख्स जो बिल वास्ता और बिला वास्ता इंटेंशनली अपनी तवज्जो रखते हुए, अपनी नीयत रखते हुए वर्किंग फॉर काम करेगा और इंगेज विद फॉरेन पावर्स, एजेंट्स और नॉन स्टेट एक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशंस जुडिशल टू द सेफ्टी एंड इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, जो भी चीज़ पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगी और कोई भी बंदा इसके अगेंस्ट काम करेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो एनिमी की डेफिनेशन में आएगा, स्पाइनेज यानी कि उसकी डेफिनेशन में आएगा। इसके बाद सेक्शन नंबर 9 जो है वो स्केचेस के साथ डील करता है। स्केच का मतलब ये है कि कोई भी फोटोग्राफ और अदर मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन एनी प्लेस और थिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किसी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन कर रही है, कोई फोटोग्राफ हो सकती है, कोई इलस्ट्रेशन हो सकती है, तो वो स्केच के ज़ुमरे में आएगी। सेक्शन नंबर 10 जो है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के बारे में बताता है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कौन होगा? या फिर वो पुलिस ऑफिसर जो कि एक्चुअली भी लोकल पुलिस के अंदर सुपरिटेंडेंट है, या फिर कोई ऐसा पर्सन या किसी ऐसे आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का पर्सन जिसे एम्पावर करे आपकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से क्या मुराद है? फेडरल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, के दिस पर्सन इज सुपरिटेंडेंट इन दिस रिस्पेक्टिव केस, तो वो बंदा भी सुपरिटेंडेंट हो सकता है। इसके बाद सेक्शन नंबर 11 जो है वो अनऑथराइज एक्सेस के बारे में बताता है। अनऑथराइज एक्सेस क्या है? Unauthorized access simply without authorization any physical, electronic or virtual access or contacts prohibited places, कोई भी ऐसी जगह जो कि prohibited है, authorization उसकी हासिल नहीं है, चाहे वो फिजिकली है, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली है, चाहे virtually है या किसी कॉन्टेक्ट्स के थ्रू, तो वो तमाम की तमाम जगह हैं, तमाम की तमाम रसाइयाँ जो हैं वो अनऑथराइज कहलाएंगी। ये था सेक्शन नंबर 2। अब सेक्शन नंबर 3 की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 3 ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 इज डील विद ऑफेंसेस। तमाम ऑफेंसेस जो हैं वो सेक्शन नंबर 3 के अंदर डिस्कस किए गए हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन बेयर एक्ट के तहत आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने नोट के अंदर जो है प्रिसाइज मैनर के अंदर बताया हुआ है कि मेनली कौन कौन से हो सकते हैं ऑफेंसेस। जैसे मिसाल के तौर पर इंटर इन बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाना जो कि प्रोहिबिटेड थी, अटैक कर लेना, अभी आपने 9 मई का इंसिडेंट देखा रिसेंटली, स्केचेस, प्लेन, मॉडल्स या कोई रिकॉर्ड जो कि ओपन नहीं था फॉर दी पब्लिक, लेकिन आप उसे जो है पब्लिश कर लेते हैं, डिस्क्लोजर कर लेते हैं, व्हीकल, डिवाइसेस या डॉक्यूमेंट को लीक कर लेते हैं, ETC। इससे लिंक करते हुए कोई भी ऐसे एक्ट्स जो कि नेशनल सिक्योरिटी के और स्टेट इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं, तो वो ऑफेंसेस के ज़ुमरे में आएंगे। अब उन ऑफेंसेस को कमीशन के बाद उसकी पनिशमेंट क्या होगी? तो उनकी पनिशमेंट जो है वो एक्सटेंड हो सकती है 14 साल तक, यानी कि 14 साल से कम हो सकती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा विच में एक्सटेंड टू 14 ईयर्स।
और आपको मैंने शुरू के अंदर बताया कि अगर वो 3 साल से ज़्यादा हैं और 14 साल तक हैं तो वो फिर नॉन बेलेबल हो जाएंगे, यानी कि उसके अंदर आपको कोर्ट के थ्रू बेल ग्रांट ज़मानत आपकी नहीं हो सकती। इसके बाद बताता है कि वो ऑफेंसेस जो कि रिलेट करते हैं आर्म्ड फोर्सेस के साथ, सही है, या फिर इन द इंटरेस्ट ऑफ एनिमी के आप बेनिफिट के लिए कोई बात कह रहे हैं, तो उस ऑफेंसेस की आपको जो पनिशमेंट है वो या फिर आपको सजाए मौत होगी, डेथ पनिशमेंट है, या फिर उसकी सज़ा जो है वो एक्सटेंड कर सकती है 14 साल तक, जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले ऑफेंस के अंदर, या फिर जो छोटे मोटे केसेस हैं उसके अंदर आपको जो सज़ा है वो 3 साल तक मिल सकती है। इसके बाद डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर 3A, रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट फोटोग्राफ स्केचेस ऑफ प्रोहिबिटेड एंड नोटिफाइड एरियाज। मतलब कहने का ये है कि वो एरियाज जो कि प्रोहिबिटेड हैं वहाँ पर किसी किस्म की भी तस्वीर लेना, स्केच बनाना या फिर कोई भी एक्सप्रेशन वहाँ से ड्राइव करना जो कि नोटिफाइड हुए हैं कि ये प्रोहिबिटेड एरियाज हैं, तो उसकी कोई भी अगर ऐसा करेगा तो वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन नंबर 3A की वायलेशन करेगा। माँ सिवाय उस शख्स के वो बंदा पिक्चर बना सकता है जो कि परमिटेड है, यानी कि उसके पास कोई लाइसेंस है, कोई प्रॉपर अथराइजेशन है कि वो उस जगह जा भी सकता है, कोई फोटोग्राफ भी ले सकता है, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हो सकता है, ये असाइन किया जा सकता है उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए, लेकिन वो भी उस ही बाउंड्री के अंदर रहते हुए काम करेगा कि जितनी परमिशन उसे ग्रांट की गई है। सिवाय इसके अलावा कोई भी बंदा अगर ऐसा एक्ट करता है तो उसे पनिशमेंट जो है दी जा सकती है 3 साल तक कैद या फिर जुर्माना या फिर दोनों। इसके बाद सेक्शन नंबर 4 जो है द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, वो डील करता है कम्युनिकेशन विद एनिमी और फॉरेन एजेंट टू बी एविडेंस ऑफ कमीशन ऑफ सर्टेन ऑफेंस। मतलब कोई भी शख्स एनिमी के साथ कम्युनिकेट करेगा, फॉरेन एजेंट के साथ कोई एविडेंस प्रोवाइड करेगा और उसको बताएगा कि भाई ये एक्सप्रेशंस हैं, ये स्केचेस हैं, ये मॉड्यूल्स हैं, या फिर अगर कोई भी एनिमी है वो कोई ऑफेंस करने जा रहा है और उसे आइडिया देगा कि फ़लाँ बिल्डिंग इस जगह पर है, फ़लाँ स्ट्रक्चर इस जगह पर है, फ़लाँ ऑफिशियल्स इस जगह पर है, तो फिर उसके वो भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत डील किया जाएगा, वो भी एनिमी के ज़ुमरे में आएगा। इसके बाद सेक्शन नंबर 5 जो है वो रॉन्ग इन कम्युनिकेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है कि कोई भी शख्स जो है वो मिस कम्युनिकेशन या फिर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को विलफुली लीक नहीं कर सकता। अगर वो इंफॉर्मेशन को लीक करेगा, आया वो एक आम शहरी है या फिर वो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है या फिर वो किसी मिलिट्री आर्म्ड फोर्सेस से बिलोंग्स करता है, तो वो कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन को जो है वो पब्लिक नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो उसको जो है 14 साल तक की सज़ा मिल सकती है या फिर सज़ाए मौत हो सकती है। इसके अलावा अगर छोटे मोटे केसेस हैं तो उसके अंदर उसे 2 साल तक की सज़ा मिल सकती है, जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। सेक्शन नंबर 6 जो है वो अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ यूनिफॉर्म, फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स, पर्सोनेशन एंड फॉल्स डॉक्यूमेंट। मतलब कहने का ये है कि कोई भी शख्स किसी भी आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के या फिर आपकी मिलिट्री के यूनिफॉर्म को जो है ना वो मिसयूज़ नहीं कर सकता, और ना ही वो शख्स जो कि आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा नहीं है, यूनिफॉर्म्ड फोर्स का हिस्सा नहीं है, वो उस यूनिफॉर्म को यूज़ नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होगा। या फिर फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स भी नहीं कर सकता। ऐसा और होता है कि 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स लोग बना के दे रहे होते हैं, या फिर जो आपकी लैब्स की रिपोर्ट होती हैं, या फिर रिसेंटली आपने देखा है कि जो टेंटेड ग्लास हैं, गाड़ी का पहले परमिट बना करता था कि आप गाड़ी के शीशे काले कर सकते हो, अभी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही लेकिन कुछ लोग बना के दे रहे हैं, तो वो भी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो भी इस जुमरे के अंदर आती हैं
या फिर आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की जो हैं जाली डिग्रियां बनाई के दी जाती हैं, या फिर जज ने कोई फ़ैसला दिया उस जजमेंट को 2 नंबर तरीके से बनाया जाता है, उसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं कोई भी शख्स करेगा तो वो स्टेट इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं, स्टेट सिक्योरिटी के अगेंस्ट हैं, तो वहाँ पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है अप्लाई होगा। तो इस सिचुएशन के अंदर उस बंदे को 2 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, या फिर जुर्माना होगा, या फिर दोनों हो सकते हैं। इफ़ अबव डू विद द आर्म्ड फोर्सेस, अगर इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो आर्म्ड फोर्सेस के साथ होंगी, मिसाल के तौर पर किसी ने आर्म्ड फोर्सेस की यूनिफॉर्म को मिसयूज़ किया, किसी ने आर्म्ड फोर्सेस की रिकॉर्ड को फॉल्सिफिकेशन की, या फिर कोई डॉक्यूमेंट था उसे मिस रिप्रेजेंट किया, बिलोंग करता था आर्म्ड फोर्सेस के साथ, तो इस सिचुएशन के अंदर उसे 14 साल तक की सज़ा मिल सकती है, या फिर सज़ाए मौत हो सकती है। सिंपली अगर कोई और डिपार्टमेंट है उसके साथ अनऑथराइज करेगा, फॉल्सिफिकेशन करेगा, तो 2 साल तक की सज़ा, जुर्माना, बोथ। आर्म्ड फोर्सेस के साथ करेगा तो 14 साल तक की सज़ा या फिर सज़ाए मौत उसे मिल सकती है। इसके बाद सेक्शन नंबर 6A जो है वो अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटीज़ के बारे में बताता है कि कोई भी शख्स जो है वो आइडेंटिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ इंटेलिजेंस इदारों की कोई भी आइडेंटिटी है उसे डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। अगर वो आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ करेगा तो उसे 3 साल तक की सज़ा, या फिर 1 मिलियन जुर्माना, या फिर दोनों उसको दी जा सकती हैं। सेक्शन नंबर 7 जो है वो इंटरफेयरिंग विद ऑफिसर ऑफ द पुलिस और मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के साथ डील करता है कि कोई भी शख्स जो है वो आर्म्ड फोर्सेस के या फिर पुलिस ऑफिसर के काम में मदाखलत नहीं कर सकता। यानी वो अपने कलर ऑफ इन हिज ऑफिस कोई भी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, अगर कोई भी शहरी उनकी ड्यूटी परफॉर्म करने में इंटरफेयर करता है तो फिर उसे 2 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, या फिर जुर्माना, या फिर दोनों चीज़ें उसे दी जा सकती हैं। सेक्शन नंबर 8 जो है वो ड्यूटी ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन एज द कमीशन ऑफ ऑफेंस के साथ डील करता है कि कोई भी शहरी अगर देख रहा है कि उसके सामने कोई कमीशन ऑफ एन ऑफेंस हुआ है, सो वो ड्यूटी बाउंड है कि वो उस कमीशन ऑफ एन ऑफेंस की इंफॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट तरीके से प्रोवाइड करे पुलिस ऑफिशियल्स को, आर्म्ड फोर्सेस को, या फिर किसी अथराइज बंदे को जो कि उस मौके पर डिमांड करने आया है। लेकिन याद रखे वो जो शख्स पुलिस ऑफिसर है वो इंस्पेक्टर के रैंक से कम नहीं होना चाहिए, या फिर हो भी सकता है अगर उसे फेडरल गवर्नमेंट ने अथराइज किया हुआ है। अगर कोई शख्स जो है उसे कमीशन ऑफ एन ऑफेंस के बारे में पता था और वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, तो उसे भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत 2 साल की सज़ा, जुर्माना, या फिर दोनों मिल सकते हैं। सेक्शन नंबर 9 जो है वो अटेम्प्ट और इंसाइटमेंट से डील करता है कि कोई शख्स ऐसा है जिसने खुद ऑफेंस नहीं किया लेकिन वो किसी और शख्स को या फिर ग्रुप ऑफ पीपल को उकसाता है कि आप इस किस्म का काम करो, फलां बिल्डिंग को तोड़ो, फलां जगह की तस्वीर लेकर आओ, फलां बिल्डिंग में इंटर हो, मिलिट्री ऑफिशियल्स को नुकसान पहुंचाओ, फलां डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करो। उसने खुद नहीं किया लेकिन उसने किसी दूसरे बंदे को इंसाइट किया है, तो इस केस के अंदर भी इंसाइट करने वाले शख्स को सेम एज इट इज वही सजा दी जाएगी जो कि अगर वो ऑफेंस वो खुद करता तो उसे भी वही सजा मिलती। यानी कि जो कमीशन ऑफ एन ऑफेंस हुई है वही सेम एज इट इज इंसाइटेड पर्सन को भी दी जाएगी। सेक्शन नंबर 10 जो है वो पेनल्टीज फॉर हार्बिंग स्पाइस के साथ डील करता है। यानी कि कोई ऐसा शख्स है जिसने स्पाइस को पनाह दी
वो जानता था कि ये शख्स जो है वो स्टेट इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी उसने उसे शेल्टर किया। और अगर पुलिस उस मौके पर आई इंफॉर्मेशन तलब करने, उसने पुलिस को भी फॉल्स इंफॉर्मेशन दी, उस बंदे को सबमिट भी नहीं किया और उस बंदे को हार्बर किया, अपनी पनाहगाह दी, तो उस शख्स को भी जो है वो 1 साल तक सज़ा, जुर्माना या फिर दोनों चीज़ें दी जा सकती हैं। सेक्शन नंबर 11 जो है वो डील करता है सर्च वारंट के साथ। अब याद रखें, सर्च वारंट जो है वो इशू करेगा मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास अगर वो सेटिस्फाई होता है कि भाई इस सिचुएशन के अंदर सर्च वारंट जारी करने चाहिए, तो आपका कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है वो सर्च वारंट जारी कर सकता है। लेकिन वो किसको जारी करेगा? उस शख्स को, पुलिस ऑफिसर को, जिसका रैंक स्टेशन इंचार्ज से कम ना हो। Police may take any evidence along with them superintendent without permission may arrest but later submit the cognizance to the magistrate। अगर पुलिस ऑफिसर समझता है कि इस वकूए पर इस शख्स को सर्च करना ज़रूरी था और उस पुलिस ऑफिसर के पास सर्च वारंट भी नहीं है, तो वो उस वकूए पर उस शख्स को सर्च कर सकता है, उस जगह को सर्च कर सकता है, बट लेटर ऑन उससे मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को रिपोर्ट सबमिट करनी होगी कि उसने सर्च क्यों किया। हालांकि उसके पास वारंट भी नहीं था, लेकिन वो इमरजेंसी की सिचुएशन थी। वो मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करेगा कि अगर मैं ऐसा ना करता तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता, इसी वजह से मैंने उस जगह पर सर्च की है। तो इस सिचुएशन के अंदर पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो सवाबदीदी तरीके से भी सर्च कर सकता है। इसके बाद सेक्शन नंबर 12 जो है वो पावर ऑफ अरेस्ट के साथ डील करता है। पावर ऑफ अरेस्ट जो है सीआरपीसी के तहत होगी। आपको सीआरपीसी के तहत मैंने तमाम पावर ऑफ अरेस्ट जो है वो पढ़ाई ही है, चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर और अगर इसके तहत ना हो, अगर कोई अरेस्ट जो है सीआरपीसी के तहत ना हो, तो फिर उसकी अरेस्ट किस तरीके से होगी? तो फिर उस जगह पर अरेस्ट जो है वो कोई भी शख्स जो कि आर्म्ड फोर्सेस का है या फिर आईबी का है वो अरेस्ट कर सकता है। सीआरपीसी जो है ना वो लोकल पुलिस को एम्पावर करती है, प्रोसीजर बताती है कि वो किस तरीके से करेंगे अरेस्ट। मतलब कि अगर कोई लेडी को उठाना होगा फिर क्या करेंगे, किसी लड़के को उठाना होगा फिर क्या करेंगे, किसी जगह पर एंट्रेंस की परमिशन नहीं मिल रही तो फिर क्या करेंगे, जनाना खाना में जाना है तो फिर क्या करेंगे। सीआरपीसी सारा वो प्रोसीजर बता रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर नॉट विद स्टैंडिंग, अगर उसके तहत नहीं हो रही अरेस्ट, तो फिर आर्म्ड फोर्सेस या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी ये इख्तियार हासिल है कि वो भी अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी शख्स जो है वो अरेस्ट करता है विदाउट अ वारंट, तो फिर उसे मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास विदाउट एनी डिले उस शख्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि क्यों उसने इस शख्स को अरेस्ट किया विदाउट एनी वारंट, ताकि वो पुलिस को रीज़नेबल ग्राउंड दे सके कि मैंने, मजिस्ट्रेट को रीज़नेबल ग्राउंड दे सके कि मैंने इस वजह से फ़लाँ शख्स को फ़लाँ जगह से अरेस्ट किया है। और अगर ड्यूरिंग अरेस्ट उस बंदे से कोई भी चीज़ें जो हैं वो आपको डिस्कवर होती हैं, मिलती हैं, तो वो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दी जाएंगी या फिर जॉइंट हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो होगा उसके पास वो तमाम चीज़ें सबमिट की जाएंगी, यानी कि उसकी कस्टडी में रखवाई जाएंगी। इसके बाद सेक्शन नंबर 12A जो है वो अमेंडमेंट के बाद अभी आया है, इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है। पहले इन्वेस्टिगेशन की जो पावर है ना वो पुलिस के पास थी, लेकिन ये जो अमेंडमेंट आपके पास आई है 2023 7 अगस्त को, उसके अंदर FIA को जो है ना एम्पावर कर दिया गया है कि FIA जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मैटर्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब FIA का ऑफिसर 17वें स्केल से कम नहीं होना चाहिए,
उससे अबव होना चाहिए, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और उसे डायरेक्शन दे डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मैटर्स के अंदर। और अगर FIA डीम्स नेसेसरी, उसे लगता है कि ज़रूरी है, तो वो इस इन्वेस्टिगेशन के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना सकती है, जिसे JIT कहा जाता है। यानी FIA किसी एक 17 स्केल या उससे बड़े ऑफिसर को भी अथराइज कर सकती है कि आप जाओ फलां इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करो, या फिर एक JIT यानी कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना सकती है। अब वो जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम होगी उसके अंदर मुख्तलिफ लोग होंगे जो कि फेडरल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल डिपार्टमेंट से भी लिए जा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो इन्वेस्टिगेशन 30 वर्किंग डेज के अंदर कंप्लीट करना ज़रूरी है, और 30 वर्किंग डेज के कंप्लीट होते ही या फिर उससे पहले पहले आपने वो तमाम रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के सामने सबमिट करनी है। इसके बाद सेक्शन नंबर 13 को देखते हैं। सेक्शन नंबर 13 जो है वो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस के बारे में बताता है कि किसी भी कोर्ट को ये इख्तियार हासिल ना है कि वो दी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत किसी भी मुकदमे को सुने, माँ सिवाय कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को, जिसे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी कि फेडरल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अथराइज किया हुआ हो। कहने का मकसद यह है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ही आपके मुकदमात जो है वो सुन सकता है। कोर्ट ऑफ सेशन जो है उसे ये इख्तियार हासिल ना है। अगर आपकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहती है और समझती है कि इस मैटर को फलां कोर्ट के अंदर चलाना चाहिए, ये जो है आपकी नेसेसिटी है, सो उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथराइज कर सकती है किसी भी कोर्ट को। तो इस सिचुएशन के अंदर फिर वो कोर्ट्स जो हैं वो सुनने की पाबंद है, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो कि आपकी कंसर्न है वही इस केस को सुन सकती है। सेक्शन नंबर 14 जो है वो एक्सक्लूजन ऑफ पब्लिक फ्रॉम प्रोसीडिंग्स के डील करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग किसी पर्सन की जो कि अगर पब्लिक की जाए, जो कि अगर पब्लिश की जाए और उसकी वजह से जो स्टेट का इंटरेस्ट है वो हार्म हो, नुकसान हो, उसकी जो साख है उस पर आंच आए, तो उस सिचुएशन के अंदर उस प्रोसीडिंग को पब्लिक नहीं किया जाएगा। सिंपली मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूं, अगर किसी भी शख्स की कोई प्रोसीडिंग है, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया था और उसकी प्रोसीडिंग चल रही है और स्टेट समझती है कि अगर इस प्रोसीडिंग को पब्लिक किया तो ये स्टेट इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, स्टेट को इससे नुकसान होगा, तो फिर उस प्रोसीडिंग को जो है ओपन नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट की हद तक रहेगी। ठीक है, इसके बाद सेक्शन नंबर 15 जो है वो ऑफेंसेस बाय कंपनी से डील करता है कि कोई भी ऑफेंस जो है वो कंपनी कमिट करती है, कॉरपोरेशन करती है, या फिर उसके डायरेक्टर करते हैं, या फिर उसके कोई भी ऑफिसर कमिट करते हैं, तो सेम वो भी गिल्टी होंगे लाइक ऑफेंसेस के लिए। जो ऑफेंस कमिट करेंगे वही ऑफेंस जो है सेक्शन नंबर 3 द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के नीचे हिट करेंगे और उन्हें उसी के तहत कंसर्न सज़ा दी जाएगी। सेक्शन नंबर 16 जो कि आखिरी सेक्शन है द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का, डील करता है पावर टू मेक रूल। रूल बनाने की पावर किसके पास है? द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट जो है वही रूल बना सकती है इस द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में दोबारा रिवाइज करता चलूँ कि जब से आया, पाकिस्तान बना, अभी तक ये सेम एज इट इज़ उसी तरीके से लागू था, लेकिन 2023 के अंदर इसके अंदर 2 अमेंडमेंट्स आई जो कि 6 अगस्त
2023 को सेनेट से पास हुई, फिर नेशनल असम्बली से 7 अगस्त 2023 को पास ऑन हो के सदर का जो है वीटो हुआ और ये पाकिस्तान के अंदर इन्फोर्स कर दी गई, जिसके अंदर मैंने आपको बताया इन्वेस्टिगेशन की पावर जो है वो FIA को दे दी गई। और आपकी इसके अलावा जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ़ोटोग्राफ है, मतलब कि प्रोहिबिटेड प्लेसेस जो हैं उन्हें मज़ीद डिस्कस कर दिया गया, और जो एनिमी की डेफिनेशन थी उसे मज़ीद ब्रॉडर कर दिया गया कि एनिमी कौन कौन हो सकता है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इंटेंशनली, इन तमाम वर्ड्स को जो है ना डाला गया। सो ये था दी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्ट पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप जो भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।